हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे एंड हम इसमें पढ़ेंगे लेनिन के बारे में, हु वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर इन द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी। पर लेनिन को जानने से पहले, उनके व्यूज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में फिर से रिवाइज करेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जिन कंट्रीज में रेवोल्यूशन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था कि जिन कंट्रीज में कैपिटलिज्म स्टैब्लिश्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं और जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुकी हैं, उन कंट्रीज में सबसे पहले कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो किया जाएगा और सोशलिज्म स्टैब्लिश होगा। एंड जो कंट्रीज जिनकी वो बात कर रहे थे वो कंट्रीज थी लाइक यूके एंड जर्मनी ऑफ दैट टाइम, जो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी एंड दे वर ग्रेटली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। लेकिन इन रियलिटी ये प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो गया था। ऐसा हुआ नहीं था, कभी भी यूके एंड जर्मनी में ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं आया है जिससे सोशलिज्म वहां पर स्टैब्लिश हो सके। वहां पर सोशलिज्म कभी स्टैब्लिश हुआ ही नहीं। इसी बात को समझाने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों रेवोल्यूशन जो मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था वो क्यों नहीं आया है इन कंट्रीज में, स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज जो कैपिटलाइज कंट्रीज थी, उनमें रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया है एंड किस तरीके से हम कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए, लेनिन ने अपने आइडियाज में दिया है। सो लेनिन एक रशियन थिंकर थे। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंकर। उनके आइडियाज बहुत ही रेवोल्यूशनरी थे और वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और फाउंडर थे। अब हमने बोल्शेविक पार्टी तो जरूर सुना होगा, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जिसमें बोल्शेविक, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि लीड किया था बोल्शेविक पार्टी ने, उसके ये फाउंडर थे एंड ऑल्सो द लीडर ऑफ दैट बोल्शेविक पार्टी। और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी बात हम कर रहे हैं 1917 की, उसको भी लीड इन्होंने ही किया था। एंड वहां का जो एम्पायर था, ज़ारिस्ट एम्पायर था, उसको ओवरथ्रो किया था बाय द रेवोल्यूशन और सबसे पहली सोशलिस्ट कंट्री को स्टैब्लिश किया था इन 1917 इन रशिया। सो इन्होंने अपनी फर्स्ट मेजर बुक लिखी थी, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899, जहां पर ये बताते हैं कि किस तरीके से रशिया में कैपिटलिज्म इवॉल्व हो रहा है, वहां पर पूंजीवादी का एस्टैब्लिशमेंट धीरे धीरे हो रहा है। एंड प्लीज नोट दिस बुक। इस बुक को आप जरूर अपनी, कहीं भी आप जहां नोट्स बना रहे हैं, प्लीज उसको लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं अबाउट द बुक्स, कब लिखी गई हैं, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो प्लीज डू राइट दिस बुक इन योर नोट्स, जहां पर वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि रशिया में किस तरीके से कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है। ऑल्सो उन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट किया था, दैट इज इस्क, जिसका मीनिंग होता है स्पार्क या चिंगारी। इसका मीनिंग होता है स्पार्क। एंड ये कैंपेन उन्होंने ये न्यूज़पेपर जो उन्होंने एडिट किया था उसको यूज किया था टू कैंपेन अगेंस्ट द ज़ारिस्ट एम्पायर। वो उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसके बारे में लोगों के मन में अवेयरनेस जगाते थे कि किस तरीके से जो ज़ार का एम्पायर है वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है एंड हमें उसको रिमूव करके सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहिए। फर्दर उन्होंने 1902 में बुक लिखी थी, व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन हम नाम से ही देख सकते हैं, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रैटेजी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए कि हम कैपिटलिज्म को खत्म कर सकें, सोशलिज्म को स्टैब्लिश कर सकें। सो अपनी बुक व्हाट इज टू बी डन, ये उनकी सेकेंड वेरी पॉपुलर वर्क है जो उन्होंने 1902 में लिखी थी। एंड इसमें वो स्ट्रैटेजीज बताते हैं टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड स्टैब्लिश सोशलिज्म। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था इन द 1916, तब उन्होंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस बुक लिखी थी, दैट इज इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इंपीरियलिज्म जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैपिटलिज्म को सस्टेन कर रहा है और हमें किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम ग्लोबल रेवोल्यूशन ला सके, एक ग्लोबल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ला सके और इस कैपिटलिज्म को खत्म कर सके। सो इंपीरियलिज्म उनके लिए हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म था, क्योंकि इंपीरियलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के लिए था और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिज्म। सो ये इंपीरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी अपनी इन द ईयर 1916। फर्दर हमने देखा है कि अक्टूबर 1917 में उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लीड किया था और रशिया में जार के एम्पायर को खत्म करके पहली सक्सेसफुल मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया था कहीं भी इन द होल वर्ल्ड। एंड Russia became the first Marxist or communist country to have a communism in the state. जिस टाइम पर ये रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर रशिया जो है वो एक फुल्ली डेवलप्ड स्टेट नहीं था, फुल्ली डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं थी, जो कि उन्होंने अपनी बुक में भी बताया है कि किस तरीके से वहां पर अभी शुरुआत ही हुई थी कैपिटलिज्म की। डिस्पाइट दैट वहां पर एक
कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करने के लिए एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आता है जो कि मार्क्स की प्रेडिक्शन को गलत प्रूव करता है, और लेनिन इस आइडिया को समझाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, किस वजह से एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ये रेवोल्यूशन नहीं आया है, और सबसे पहले रशिया जैसी कंट्रीज में जो अभी इतनी डेवलप्ड भी नहीं है वहां पर ये रेवोल्यूशन क्यों आया है। सो वो ये बताते हैं कि कैपिटलिज्म जैसा मार्क्स ने देखा था उस टाइम से आज के टाइम का जो कैपिटलिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। कैपिटलिज्म आज बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, उसमें जो चेंज आया है आज के टाइम पर वो मार्क्स ने प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, उस चीज को मार्क्स ने एनालाइज नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से उनका प्रिडिक्शन गलत हो गया है। वो बताते हैं कि मार्क्सिज्म जो कैपिटलिज्म है वो एक न्यू स्टेज पे पहुंच चुका है विच इज कॉल्ड मोनोपोली कैपिटलिज्म। अब जब मार्क्स ने कैपिटलिज्म के बारे में लिखा था उस टाइम पर छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां एग्जिस्ट करती थी, इतनी बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी जैसे कि आज के टाइम पर लेनिन के टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि सबको खुद हैंडल कर रही थी। सो जब मार्क्स थे तो छोटी छोटी कंपनियां एग्जिस्ट कर रही थी, वो आपस में कम्पीट कर रही थी। सो इट वाज मोर लाइक स्मॉल कैपिटलिज्म, स्मॉल फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जिसको फ्री मार्केट कैपिटलिज्म भी कह सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, 20वीं सेंचुरी तक आते आते कैपिटलिज्म का जो फेस है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब छोटे मोटे बिजनेस खत्म हो गए हैं और मार्केट पर एक बहुत बड़े जाइंट बिजनेस का कंट्रोल है, जिसको उन्होंने मोनोपोली बिजनेस कहा है, मोनोपोली कैपिटलिज्म कहा है। इसी को उन्होंने मोनोपोली कैपिटलिज्म का नाम दिया है। फर्दर लेनिन कहते हैं कि ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म है, इन्होंने दो टाइप के वर्ल्ड क्रिएट कर दिए हैं। एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज का वर्ल्ड है और दूसरा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। किस तरीके से मोनोपोली कैपिटलिज्म ने अपने पूरे मार्केट को कवर कर लिया है। टेक फॉर एग्जांपल, आज के हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। इन्होंने अपनी कंट्रीज में सब मार्केट को एक्सेस कर लिया है, अपने मार्केट को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेस कर लिया है, लेकिन अभी भी इनको प्रॉफिट की जरूरत है। ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी और ग्रो करे, इनका प्रॉफिट और बढ़े। सो ये मार्केट, अपनी जो कंपनी है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर ले जाते हैं एंड डिफरेंट अलग नेशंस में स्टैब्लिश करते हैं। यही हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने लोकल मार्केट से बाहर निकलकर दूसरी कंट्रीज में स्टैब्लिश होने लगी थी। तो हमने देखा था कि किस तरीके से वो दो वर्ल्ड क्रिएट हो गए थे, एक डेवलप्ड वर्ल्ड था, एक डेवलपिंग वर्ल्ड था। एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, जहां पर ये कंट्रीज, ये जो कंपनीज जाकर स्टैब्लिश हुई थी, वहां से उन्होंने रॉ मटेरियल लेना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि ये कंट्रीज अभी इतनी डेवलप नहीं है, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं और अपनी कंट्रीज में जाकर उनको प्रोड्यूस करके वापस से इन्हीं मार्केट में इनको ला सकते हैं। सो ये उनकी कंट्री है, यहाँ पर उन्होंने सब मार्केट को एक्सेस कर लिया, यहाँ पर अब उनके लिए मार्केट नहीं बचा है। यहाँ से वो, अब ये इनकी कंट्री पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वो यहाँ से गए हैं दूसरी कंट्री में जो अभी अंडर डेवलप्ड है और यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश किया है। फिर इन्होंने देखा है कि इन कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है एंड इनके जो वर्कर्स हैं वो उनको कम वेजेस में एक्सेसिबल है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया है, इसको प्रोसेस करने के लिए यहाँ ले गए हैं, फाइनल गुड बनाया है और ये प्रोडक्ट वापस इन्हीं मार्केट्स में आकर इनको बेच दिया है, जैसे कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी में देख रखा है। सो हुआ ये कि इसकी वजह से एक एक्सप्लॉयटेशन का फिर से साइकिल बन गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉयट कर रही हैं। और इन पावरफुल कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि ये हैं कोर कंट्रीज, दैट इज जहां पर पूरी टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पर कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है इन इट्स प्योरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म। और जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये हैं पेरीफेरी कंट्रीज, दैट इज ये सराउंडिंग में है, यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको कोर कंट्रीज में भेजते हैं, उसको उसका प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनल गुड्स को वापस से वो पेरीफेरी में डाल देते हैं। और इस तरीके से वो एक एक्सप्लॉयटेटिव सर्कल बन जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने इंपीरियलिज्म को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा। अब ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी जिन्होंने पेरीफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके वहां से जो प्रॉफिट इकट्ठा किया था उसको उन्होंने यूज किया है अपनी कंट्रीज में एंड अपनी कंट्रीज के वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस को बेटर बनाने में उसको यूज कर लिया है। अब वहां के वर्कर्स की कंडीशंस तो बेटर हो गई है, जिस वजह से वो रेवोल्यूशन की जिस रीजन से रेवोल्यूशन का स्पार्क आता, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, वो रीजन खत्म होने लगा था। अब लोग वहां पर जो वर्कर्स थे वो कंफर्टेबल थे, उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो गई थी, जिसकी वजह से और उनको डेमोक्रेटिक राइट्स भी दिए जाने लगे थे जिससे वो कंपनसेट हो सके। एंड इसी की वजह से वहां पर जो रेवोल्यूशन की कंडीशंस थी वो धीरे धीरे सिमर होने लगी। अब वहां पर कोई रेवोल्यूशन की जो इनिशियली स्पार्क थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि रेवोल्यूशन की जो रीजंस थे वो खत्म होने लगे थे, बिकॉज अब एक्सप्लॉयटेशन कोर कंट्रीज से शिफ्ट होकर पेरीफेरी कंट्रीज में आ गया था। अब पेरीफेरी कंट्रीज के या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी वो एक्सप्लॉइट हो रही थी, वहां के वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे।
इस वजह से जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी वहाँ पर रेवोल्यूशन नहीं आया था। लेनिन का ये मानना था कि इंपीरियलिज्म ने कैपिटलिज्म को स्ट्रेंथन कर दिया है और एट द सेम टाइम ऐसी कंडीशंस को एस्टैब्लिश कर दिया है जो फ्यूचर ग्लोबल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को लेकर आएगा। अब किस तरीके से लेकर आएगा? क्योंकि अब कैपिटलिज्म सिर्फ एक कंट्री तक स्टैब्लिश नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल लेवल पर जा चुका है। अब वो ग्लोबलाइज लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वर्कर्स का, और स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं जहां पर ये अभी एक्सप्लॉयटेशन बिगिन हुआ है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन एक्सट्रीम पर जा रहा है। इस वजह से जो रेवोल्यूशन पहले किसी एक कंट्री में आता वो अब एक ग्लोबल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो सकता है। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन सबसे पहले उन कंट्रीज में होगा जहां पर कैपिटलिस्ट बहुत एडवांस्ड है, जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटेन एंड जर्मनी के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। लेकिन रियलिटी में हुआ क्या कि रेवोल्यूशन कहाँ आया? रशिया में, जो कि एक बैकवर्ड नेशन था, उस टाइम पे अंडर डेवलप था, इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तो इसको लेनिन ने समझाया है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन। अब ये वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन ये क्या होता है? सी, लेनिन ने समझाया कि इंपीरियलिज्म कोई एक देश में, ऐसा आप इसको मत ही देखिए कि आप वो किसी देश में एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि उसको एक ग्लोबल फिनोमेना समझिए। जैसे कि एक लोहे की चेन होती है, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप इसको कहां पर हिट करेंगे? जहां पर ये सबसे मजबूत है या फिर जहां पर ये सबसे वीक है। सपोज ये चेन यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है, थोड़ी सी वीक है, घिस चुकी है, तो आप सबसे पहले उसको यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे ताकि ये चेन टूट जाए। इसी वजह से उन्होंने बताया कि रशिया में रेवोल्यूशन इसलिए आया क्योंकि रशिया जो थी वो उस टाइम की सबसे वीकेस्ट चेन थी। यहाँ पर कैपिटलिज्म अभी इमर्ज होना शुरू ही हुआ था। कैपिटलिज्म ने अपने पैर फैलाए नहीं थे, यहाँ पर इतना अपने जो रूट्स थी उनको इतना मजबूत नहीं कर पाया था। इस वजह से ये रशिया वीकेस्ट लिंक थी ऑफ द चेन ऑफ कैपिटलिज्म। इसलिए रशिया में रेवोल्यूशन सबसे पहले आया क्योंकि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, पॉलिटिकली अनस्टेबल थी एंड सोशली ट्रबल थी, क्योंकि लोग यहाँ परेशान थे, जार का रिजीम लोगों को परेशान कर रहा था, पॉलिटिकली अनस्टेबल थी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, जिस वजह से यहाँ पर रेवोल्यूशन पहले आया। क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो एक लोहे की चेन है जिसमें यूके एंड ब्रिटेन एंड जर्मनी वर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस चेन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ द चेन है, लेकिन रशिया उस चेन का वीकेस्ट पार्ट है। तो अगर आपको उस चेन को तोड़ना है तो आप उसके वीकेस्ट पार्ट को हिट करोगे ताकि ये चेन जो है वो डिसमेंटल हो जाए इजीली। इसीलिए रशिया में रेवोल्यूशन पहले आया था। एंड इसीलिए लेनिन का मानना था कि रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया वो सक्सेसफुल भी इसीलिए था बिकॉज यहाँ पर वीकेस्ट चेन थी, यहाँ पर इसको तोड़ना इजी था एंड सोशलिस्ट को एस्टैब्लिश करना इजी था, रादर देन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी थी अभी तक कैपिटलिस्टिकली। वहां पर कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूट होल्ड कर रहा था, इस वजह से वहां पर रेवोल्यूशन लाना और वहां पर कैपिटलिज्म को एस्टैब्लिश करना इतना इजी नहीं था। अब हमने ये तो देख लिया है कि लेनिन ने क्यों कहा था कि रशिया में रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगा एंड किस वजह से वो वहां पर सक्सेसफुल हुआ। बट अब हम देखते हैं कि वहां पर रेवोल्यूशन कौन लेकर आएगा, किस तरीके से ये रेवोल्यूशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो लेनिन ने ये कहा था कि वर्कर्स जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के अंडर हैं वो ये अभी जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं बिकॉज थ्रू ट्रेड यूनियंस, बिकॉज ऑफ द ट्रेड यूनियंस कुछ डिमांड्स रखती है वर्कर्स के अपने कैपिटलिस्ट ओनर्स के सामने, एंड जस्ट टू सेटिस्फाई दोज वर्कर्स वो कैपिटलिस्ट उन डिमांड्स को मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस अपने वेजेस को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए एंड वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए डिमांड करती है। बिकॉज कैपिटलिस्ट नीड द वर्कर्स, उनको जरूरत है वर्कर्स की, वो उन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वर्कर्स इस चीज से खुश हो जाते हैं। लेकिन लेनिन का कहना है कि वर्कर्स जिस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में है ये साइकिल फिर से रिपीट होगी, फिर से ऐसी डिमांड्स होगी जहां पर वर्कर्स को जरूरत होगी कि फिर वो डिमांड करें, फिर से ट्रेड यूनियन कुछ न्यू डिमांड्स लेकर आएगी एंड ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। लेकिन ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि जो एक्चुअल जड़ है इस प्रॉब्लम की वो है कैपिटलिज्म एंड वर्कर्स इस बात से फुल्ली अवेयर नहीं है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिस्ट की वजह से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो वेजेस नहीं बढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो कैपिटलिज्म उनकी रूट कॉज है। जो ओनर्स हैं उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के, वो रूट कॉज नहीं है प्रॉब्लम की, बल्कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो रूट कॉज है उनकी सारी प्रॉब्लम्स का। एंड ये वर्कर्स उस बात से अवेयर नहीं है, इनको इस बात का कॉन्शियसनेस नहीं है। इसलिए वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स मोस्ट केपेबल ग्रुप है टू लीड अ रेवोल्यूशन एंड फैक्ट्री वर्कर्स पर ये ज्यादा फोकस देते हैं। अब ऐसा क्यों है कि फैक्ट्री वर्कर्स पर ज्यादा फोकस देते हैं डिस्पाइट रशिया बीइंग अ फार्मिंग एग्रीकल्चर कंट्री?
सी, जो वर्कर्स होते हैं वो एक जगह पर यूनाइटेड काम करते हैं। आप देखेंगे एक फैक्ट्री में वर्कर्स एक छत के नीचे एक डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। उनको जो काम बताया जाता है वो उस तरीके से एक टीम में वर्क करते हैं। तो उनके अंदर पहले से एक टीम टीम स्पिरिट होती है, उनके अंदर डिसिप्लिन भी होता है एंड वो एक साथ होते हैं। ऑन द अदर हैंड, रशिया एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद उन्होंने पेजेंट्स को इस रेवोल्यूशन के लिए कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पेजेंट्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो स्प्रेड आउट है, वो डाइवर्सिव, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है। उनको एक साथ लाना और एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार करना इतना ईजी नहीं होगा, और उनको इस बात से अवेयर कराना कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ये भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन है कैपिटलिज्म का वो दिखता है वर्कर्स पे, वो मोर क्लियर एक्सप्लॉइटेशन है एंड मोर विजिबल एक्सप्लॉइटेशन है। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को अपना चुना था फॉर द रेवोल्यूशन। एंड फैक्ट्री वर्कर्स, सिंस उनका एक्सप्लॉइटेशन डायरेक्ट है, उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन डायरेक्टली हो रहा है फैक्ट्री वर्कर्स से, वो एक जगह पर यूनाइटेड इजीली हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री वर्कर्स को चुना है। एंड उनका ये मानना था कि फैक्ट्री वर्कर्स एक केपेबल ग्रुप है टू लीड अ रेवोल्यूशन रादर देन द पेजेंट्स। उन्होंने पीजेंट्स को अपने रेवोल्यूशन का हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं बताया है। ऑल्सो जो वर्कर्स हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सी, वर्कर्स जो है उनके पास अगर कोई भी चीज़ है तो वो उनकी लेबर है। एंड जो पेजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है एंड थोड़े बहुत अनाज होते हैं। सो लेनिन का ये कहना है कि वर्कर्स में एक हिचकिचाहट होगी टू गो फॉर अ रेवोल्यूशन, क्योंकि उनके पास कुछ और भी है खोने के लिए। उनको आज़ादी मिलेगी ठीक है, लेकिन उनके पास खोने के लिए भी है। बाई चांस अगर ये रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उनकी लैंड और उनकी जो हार्वेस्ट है वो खतरे में आ जाएगी। वेयरएज ऑन द अदर हैंड, वर्कर्स के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, उनके पास सिर्फ उनका लेबर है और वो लेबर उनके पास हमेशा रहेगा। कोई भी ऐसी चांसेस नहीं है, अगर ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, उनका लेबर हमेशा उनके पास रहेगा। सो वर्कर्स इसलिए भी मोर रेडी रहेंगे फॉर द रेवोल्यूशन। उनके अंदर ज्यादा गुस्सा है बिकॉज दे आर ऑन द डायरेक्ट अटैक ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। एंड दैट इज वाई लेनिन जो है वो वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द रेवोल्यूशन। और वो ये कहते हैं कि वर्कर्स को ये जरूरत है कि वो अब ट्रेड यूनियन के छोटे मोटे डिमांड से ऊपर बढ़कर पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात में सोचें। उनका ये कहना है कि इकोनॉमिक डिमांड्स जो हैं ये छोटे मोटे डिमांड्स हैं जिससे जो ट्रेड यूनियंस लेती है। फॉर एग्जांपल, हमारे वेजेस बढ़ा दो, हमारी लिविंग कंडीशंस को बेटर कर दो। ये ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस है, ये एक ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन के लेवल पे है और छोटी मोटी डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है। सो लेनिन का कहना है कि हमें इससे ऊपर बढ़ना है, वर्कर्स को अवेयर कराना है कि इस ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर हमें रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना है। और रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो है जहां हम पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करें। सो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना है हमें, जो कि पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात करे, रादर देन सिर्फ छोटे मोटे डिमांड से खुश ना हो जाए। एंड ये इसको लाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों हो? क्योंकि उनका ये मानना है कि वर्कर्स जो हैं वो भले ही उनके पास वो यूनाइटेड हो सकते हैं, उनके पास सब है, लेकिन एक रेवोल्यूशन जो कि इतने बड़े लेवल पे होगा उसको प्लान करने के लिए, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए वो केपेबल नहीं है, बल्कि उसके लिए एक लीडर की जरूरत है, एक गाइडिंग ग्रुप की जरूरत है, और वो ग्रुप होगा एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन वर्कर्स को एजुकेट करेगा पॉलिटिकली एंड उनको अवेयर कराएगा ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन। उनको बताएगा कि किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बैठकर समझाएगा कि देखो तुम्हारे ओनर्स जो तुमको लग रहा है तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ओनर्स की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है, जो वो ओनर्स को ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सो सिस्टम को चेंज करना है, उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाओ, सोशलिज्म को लाओ और तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। अब वर्कर्स ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सिस्टम चेंज हो जाएगा जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो वो सिस्टम कैसे चेंज होगा? सो लीडर्स का ये काम है, उस पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है कि वो वर्कर्स को ये बताए कि ये होगा थ्रू अ रेवोल्यूशन, जो कि स्ट्रेटेजाइज होगा, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया जाएगा। और उसको कौन प्लान करेगा? एक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। लेनिन ने अपने दो मेन गोल्स बताए थे। फर्स्ट था एक नेशन वाइड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? बिकॉज वो ये जानते थे कि वर्कर्स जो है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो इतने केपेबल नहीं है कि वो एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन ऑन अ बिग स्केल स्ट्रेटेजाइज कर पाए। हाँ ठीक है, अगर एक छोटी जगह पर रेवोल्यूशन करना है तो वो कर लेते, क्योंकि वो ट्रेड यूनियंस को तो फॉलो कर रहे हैं। बट एक छोटे से जगह पर अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो उसको सप्रेस करना ईजी होता है। बट जब एक स्टेट, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई रेवोल्यूशन हो रहा है, उसको सप्रेस करना स्टेट के लिए मुश्किल होता है। एंड हमें जरूरत है कि हम एक स्टेट लेवल के रेवोल्यूशन लाएं। एंड उसके लिए जरूरत है
कि हम एक स्ट्रैटेजी से काम करें। अगर हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई प्लान नहीं होगा, तो वो रेवोल्यूशन फेल हो जाएगा एंड हम इस रेवोल्यूशन को फेल नहीं होने दे सकते हैं। बिकॉज हमें ये रेवोल्यूशन फेल नहीं होने देना है, हमें जरूरत है एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि कौन बनाएगा? वर्कर्स ही बनाएंगे, बट कोई ऐसा वैसा वर्कर्स नहीं बनाएगा, बल्कि कौन वर्कर्स बनाएंगे? जो बहुत ही, जिनका सिर्फ एक ही एम हो, रेवोल्यूशन, जो कि शार्प विटेड हो, इंटेलिजेंट हो। ऐसे वर्कर्स की जरूरत है हमें, जो कि फुल टाइम रेवोल्यूशनरी हो, जिनका सिर्फ एक मकसद हो कि हमें रेवोल्यूशन लाना है, इस सिस्टम को चेंज करना है। और सेकंड गोल था उनका कि वर्कर्स में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना। वो चाहते थे कि वर्कर्स एक इकोनॉमिक मैन की जगह, अब इकोनॉमिक मैन से मतलब है यहाँ पर सिर्फ अपने वेजेस और अपने खाने पीने के बारे में ना सोचकर ये सोचे कि किस तरीके से हम इस सिस्टम को ही चेंज कर दें ताकि हमारी सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाए। सो उस पॉलिटिकल अवेयरनेस उनमें लाना चाहते थे, उनको इकोनॉमिक मैन से एक पॉलिटिकल मैन बनाना चाहते थे, जहां पर वो समझ पाए कि क्या समस्या क्या है, उनकी मेन प्रॉब्लम, मेन इशू क्या है। एंड वो मेन इशू है कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड उसको हटाना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए उन्होंने जो बताया है, वो बताया, जो पार्टी उन्होंने दी है, ऑफ द जो ग्रुप बताया है, वो है वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट। वैनगार्ड इज लाइक अ गाइडिंग लाइट। सो ये बुक व्हाट इज टू बी डन में उन्होंने आइडिया दिया है एक कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगा। वैनगार्ड से मतलब है यहाँ पर कि वो उनको गाइड करेगा, उनको आगे ले जाएगा, उनको बताएगा कि किस तरीके से हमें वर्क करना है इस सिस्टम को ओवरथ्रो करने के लिए। पार्टी कोई ऐसा ही कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं लीड करेगा, बल्कि प्रोफेशनल फुल टाइम रेवोल्यूशनरीज लीड करेंगे। और ये इसलिए भी बताया गया था, उन्होंने ये इसलिए भी सजेस्ट किया था, क्योंकि जिस टाइम पर ये एग्जिस्ट कर रहा था सिस्टम, उस टाइम पर जार का स्पाई सिस्टम बहुत ही एक्टिव था एंड बहुत ही स्ट्रांग था। एंड अगर कोई भी इंसान जो फुल टाइम रेवोल्यूशनरी नहीं है, अगर नॉर्मल वर्कर जिसको अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि क्या हो रहा है, अगर उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे, इसका वैनगार्ड प्रोलेटेरिएट का लीडर उसमें मेंबर बना देंगे, तो सिंस उसको कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, उसको इजीली पकड़ा जा सकता है एंड ये जो रेवोल्यूशन प्लान कर रहे हैं वो पूरा प्लान फ्लॉप हो सकता था। इसलिए उन्होंने प्रोफेशनल फुल टाइम रेवोल्यूशनरीज की बात की है और ऐसे लोगों को ही उसका पार्ट बनाने की बात की है। और उनका ये कहना था कि जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वो गाइड करेगी वर्कर्स को, एंड वर्कर्स का काम ये है कि वो यूनाइट होके इस पार्टी को फॉलो करें, उन्होंने जो कहा है उसको फॉलो करें। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेनिन ये कहते हैं कि जो पार्टी है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो वर्ड है वो खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के साथ सेंट्रलिज्म नहीं ला सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फ्रीडम, वेयर सेंट्रलिज्म का मतलब ही होता है कंट्रोल, वो फ्रीडम को कर्व करना। बट लेनिन ने इन दोनों को साथ में लाकर जो प्रिंसिपल बनाया है अपनी पार्टी के लिए, वो था डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। अब ये क्या होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म? सो लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज ये एक पार्टी है जहां पर, सपोज वेट, ये एक पार्टी है जहां पर बहुत सारे लेवल्स हैं। इस लेवल से कुछ लोग इलेक्ट होकर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पर इलेक्ट किए जाएंगे, फिर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इलेक्ट होकर बैठ जाएंगे। ओके, फिर सपोज कोई मैटर आता है, कोई इशू आता है जिसके ऊपर डिसीजन लेना है, सो डिस्कशन होगा, यहाँ पर डिस्कशन होगा, यहाँ पर इस लेवल पर डिस्कशन होगा, इस लेवल पर भी डिस्कशन होगा, एंड वो लोग सब अपना एक डिसीजन बताएंगे कि क्या डिसीजन होना चाहिए, और ये डिसीजन जाएगा टॉप लेवल पे, एपेक्स लेवल पे डिसीजन गया। सो ये जो डिस्कशन, फ्री डिस्कशन, डिबेट, डेलीगेशन का जो प्रोसेस है, ये है उसका डेमोक्रेटिक पार्ट। ओके, एंड फिर हम देखते हैं कि एपेक्स में जो बॉडी है, जो लोग उस एपेक्स पोजीशन पे बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या सही है। वो डिसीजंस उस डिस्कशंस को देखेंगे एंड वो डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन होना चाहिए। ये यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेंगे एंड ये फाइनल डिसीजन जो है वो इन सब पर बाइंडिंग है। अब जब एक बार एपेक्स बॉडी ने फाइनल डिसीजन ले लिया है तो उसको कोई भी काउंटर आर्ग्यू नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती है। ये इसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। दैट इज, अगर एक बार जब लॉ पास हो गया है, डिसीजन हो गया है, उसके बाद उसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी। अगर आपको वो डिसीजन पसंद हो या वो आपको डिसीजन नहीं पसंद हो, आप फोर्स्ड हो टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन। ये उसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। सो एक बार डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में लीडर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं लोअर लेवल से, दैट इज यहाँ से इलेक्ट होते हैं, इस लेवल से इलेक्ट होके फर्दर ऊपर जाते हैं, और अब कोई भी डिसीजन उनको लेना होता है, कोई भी मैटर, कोई भी इश्यू आता है तो उस पर फ्रीली डिस्कशन होता है। ये इसका डेमोक्रेटिक पार्ट है। बट द अदर पार्ट इज द सेंट्रलिज्म पार्ट, जिसमें टॉप लीडर्स जो हैं वो डिसीजन बनाते हैं एंड ये डिसीजन हर लेवल को विदाउट एनी क्वेश्चन फॉलो करना होता है। ये इसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। सो जो लेनिन की
वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट की जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, दैट इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय लेनिन. फर्दर लेनिन ये बताते हैं कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का उन्होंने आइडिया तो दे दिया, और ये बहुत ही सुनने में लगता है कि ओ ये अच्छा तो आइडिया है, क्या खराब है इसमें, लेकिन जब हम इस आइडिया को प्रैक्टिस में देखते हैं तो ये देखा गया है कि इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड. डेमोक्रेटिक पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, है भी तो बहुत थोड़ा सा है, थोड़ी बहुत यहाँ से जो बॉटम लेवल है यहाँ से थोड़ा बहुत डिस्कशन जाता है तो जाता है, बट मोर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखी गई हैं यहाँ पर. फर्दर हम ये देखते हैं कि इन्होंने, लेनिन ने ये कहा था कि एक प्लान्ड सिस्टमैटिक रेवोल्यूशन होगा जिसमें जो वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बताएगी वर्कर्स को किस तरीके से सारा रेवोल्यूशन किस तरीके से होगा, किस क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, क्या प्लान होगा, कहाँ होगा, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी बताएगी. और ये जो पॉइंट है इनका, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी एक रोल प्ले करती है, ये कार्ल मार्क्स के आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन से बहुत ही डिफरेंट है. कार्ल मार्क्स का कहना था कि वो एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द वर्कर्स की बात करते हैं. कार्ल मार्क्स ने कहा था कि वर्कर्स अपने आप से ही कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे. जब कैपिटलिज्म अपनी पीक पर पहुंच जाएगा और वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगा, तो वर्कर्स एक कॉन्शियसनेस खुद डेवलप करेंगे. वो खुद उसको डेवलप करके एंड कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे. स्पॉन्टेनियसली एक रेवोल्यूशन होगा, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्कर्स खुद से अपने आप से सब करेंगे. लेकिन लेनिन इसको बिल्कुल डिनाई करते हैं और बोलते हैं वर्कर्स जो है, फैक्ट्री वर्कर्स जो है, वो इतने केपेबल नहीं है कि एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन खुद से प्लान कर सके और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, और ये लीडरशिप उनको कौन दे रहा है? द कम्युनिस्ट पार्टी. एंड ये कम्युनिस्ट पार्टी जो इन प्रैक्टिस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, ये फर्दर जाके डिक्टेटर बन जाएगी, ऐसा इसको क्रिटिसाइज किया गया है. और ये हुआ है जब कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिन के अंदर आई थी इन रशिया. इट वाज नथिंग बट अ डिक्टेटरशिप. सो लेनिन का ये कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी कि टाइमिंग क्या है, प्लेस क्या है, स्ट्रैटेजी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कम्युनिस्ट पार्टी. वर्कर्स का काम बस ये है कि वो उनको फॉलो करे और उन पे अटैक करे. लेनिन का ये कहना है फर्दर कि वो स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट जो है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ क्लास डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट. ये भी बताते हैं. ये मार्क्सिस्ट की आप एक कोर थीम कह सकते हो, जहां पर वो स्टेट को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू से देखते हैं. दैट इज स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, सब काम वो कैपिटलिस्ट के हिसाब से कर रहा है. एंड उनका ये मानना है कि कैपिटलिस्ट स्टेट को ओवरथ्रो करके एक सोशलिस्ट स्टेट लाना चाहिए, और जो वर्कर्स हैं, जैसे कि स्टेट जब रेवोल्यूशन आएगा तो उसके बाद जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो वर्कर्स है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सोवियत वर्कर्स से, वर्कर्स ऑफ द काउंसिल से, जो कि इंस्पायर्ड है बाय द पेरिस कम्यून. ओके, नाउ व्हाट इज पेरिस कम्यून? पेरिस कम्यून एक ऐसा सिस्टम था जो कि जिससे वो पेरिस से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे इस सिस्टम में. एंड उनका ये कहना था कि जैसे कि फ्रांस में 1871 में पेरिस के एक शहर में वहां के वर्किंग क्लास ने कुछ समय के लिए पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और एक आम जनता की सरकार बनाई थी, जहां पर सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी वेजेस कम कर दी गई थी और उनको आम लोग ही सिलेक्ट करते थे. ये था कम्यून मॉडल, और इसी मॉडल को वो रशिया में लाना चाहते थे. एंड जो अदर वर्कर्स थे उनको वो सोवियत वर्कर्स से, वर्कर काउंसिल से रिप्लेस करना चाहते थे. दिस वॉज हिज आइडिया. अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा है रोजा लग्जमबर्ग जो है वो इनको क्रिटिसाइज करती है लेनिन के इस अप्रोच को, और कहती हैं कि ये जो वर्कर्स है उनके सेल्फ इमेंसिपेशन को खत्म कर रहा है. कैसे? लेट अस सी. सो रोजा लग्जमबर्ग जो है वो एक पॉलिश जर्मन मार्क्सिस्ट थी जो कि जर्मनी में एक्टिव थी. ये भी एक मार्क्सिस्ट थी एंड ये भी बिलीव करती थी कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना चाहिए. इंपॉर्टेंट है कि वहां से कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, ये एग्री करते थे इस बात से. बट जो इनका रेवोल्यूशन का आइडिया था वो बहुत ही डिफरेंट था फ्रॉम लेनिन. ये बिलीव करती थी ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में, दैट इज हम स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, दैट वर्कर्स अपने अंदर कॉन्शियसनेस खुद डेवलप करें और फिर रेवोल्यूशन करें. और जो ये लेनिन का जो पूरा आइडिया था ऑफ प्लानिंग द रेवोल्यूशन, फिर हम अटैक करेंगे, इसको वो क्रिटिसाइज करती हैं और बोलती हैं कि इसकी वजह से जो उनका सेल्फ इमेंसिपेशन है वो खत्म हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स किसी की पपेट बन के काम कर रहे हैं. वो है कम्युनिस्ट पार्टी. वो जो कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं. तो उनका तो कोई रोल ही नहीं रहा है. वो तो पहले कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहे थे, अब कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो कर रहे हैं. सो रोजा लग्जमबर्ग इसको क्रिटिसाइज करती हैं और ये कहती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स को
खुद से गलती करके सीखने दो, तभी वो पॉलिटिकली इवॉल्व हो पाएंगे, तभी उनका सेल्फ इमेंसिपेशन हो पाएगा एंड तभी वो सीख पाएंगे कि किस तरीके से उनको आगे काम करना है। तो उनका ये मानना है कि अगर वर्कर्स रेवोल्यूशन करते हैं, खुद से डेवलप होकर रेवोल्यूशन करते हैं, अगर वो फेल भी होता है तो वो अपनी गलती से सीखेंगे एंड फिर वो डेवलप करेंगे, अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप करेंगे और इस तरीके से वो पॉलिटिकली इवॉल्व होंगे। सो वो उनके पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करती हैं और फर्दर वो बात करती हैं कि वो उनको इस बात का डर था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, जो कि हुआ भी था स्टालिन के टाइम में। सो यहाँ पर उन्होंने बताया था, जो लेनिन का आइडिया था कि हम वर्कर्स को, कैपिटलिस्ट वर्कर्स को रिप्लेस कर देंगे बाय द सोवियत वर्कर्स, वर्कर काउंसिल जो है वो लीडर्स की, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी जगह ले लेगा। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग कहती थी, उन्होंने कहा था कि लेनिन का जो ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल है उससे आगे चलकर क्या होगा, पहले सेंट्रल कमेटी पूरे वर्कर्स पर अपनी डिक्टेटरशिप चलाएगी, फिर धीरे धीरे सेंट्रल कमिटीज को छोड़कर सारी पावर किसी एक डिक्टेटर के हाथ में चली जाएगी और जिनके, जो ये वर्कर्स के लिए जिनके लिए किया जा रहा था उनको साइड कर दिया जाएगा। एंड ये हुआ था, जिसको हम देख सकते हैं इन द टाइम्स ऑफ स्टालिन। जब स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की बागडोर संभाली, जब वो पावर में आए तो उन्होंने वही किया, वो एक डिक्टेटर की तरह वर्क करने लगे। जो मेन आइडिया था दैट इज वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, वो तो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गया था, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अब रादर वो अपने ही डिक्टेटरशिप चला रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेनिन। अब हमने लेनिन को तो समझ लिया है, बट लेट अस सी द डिफरेंस जो मार्क्स और लेनिन में था। सबसे पहला उनका मेथड ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्स का व्यू था कि एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन होना चाहिए, वर्कर्स को अपनी कॉन्शियसनेस को खुद डेवलप करने देना चाहिए। बट लेनिन का मानना यह था कि इंपॉर्टेंट है कि एक वैनगार्ड पार्टी हो एंड वैनगार्ड पार्टी उनको फिर डायरेक्ट करे। ठीक है, रेवोल्यूशन कहाँ होगा? मार्क्स का मानना यह था कि रेवोल्यूशन उन कंट्रीज में होगा जो हाईली डेवलप्ड है, हाईली कैपिटलाइज कंट्री है। लेकिन लेनिन का व्यू ये था कि ये वीकेस्ट लिंक जो है रेवोल्यूशन का, कैपिटलिज्म का, वहां पर रेवोल्यूशन होगा। लाइक रशिया जैसी कंट्री जो जहां पर कैपिटलिज्म है बट नॉट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसलिए, और वो उस कैपिटलिज्म के चेन की वीकेस्ट लिंक है, इसलिए ऐसी जगह पर रेवोल्यूशन होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेनिन के आइडियाज समझ में आए होंगे। इसके बाद हम और भी थिंकर्स देखेंगे, दैट इज रोजा लग्जमबर्ग देखेंगे, हम लियोन ट्रॉट्स्की पढ़ेंगे, माओ जेडोंग एंड फर्दर मैनी अदर थिंकर्स ऑफ द न्यू मार्क्सिज्म। एंड टिल देन do not forget to like, share and subscribe. कोई भी doubt हो please drop it in the comment sections and keep watching, keep learning, and that's all. Thank you. Bye.